हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस जीएस 6 में जो यूपी स्पेशल वाला जिसमें ज़्यादातर इकोनॉमी वाला सेक्शन होता है उसको यहाँ पर 2 टॉपिक और कवर कर रहे हैं और इसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप बाकी की भी वीडियोस इसके वाले देख सकते हैं। और ये जो पूरा जो ये नोट्स बना हुआ है ये आपको मिल जाएगा जो यूपी पीसीएस मेंस वाले आंसर राइटिंग वाला ग्रुप है उसी में, और जो भी इससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं मेंस में उसी में जाती है। मेनली वो आंसर राइटिंग का ग्रुप है जिसमें आपकी कॉपी चेक की जाती है। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में चीनी उत्पादन की बात करें तो यहाँ पे मैंने पेन से लिखा है। मैंने बताया था आपको कि मेरी भी प्रैक्टिस होती रहे, क्योंकि पिछली बार वाला पेपर मेरा अच्छा नहीं हुआ था, तो इसलिए जो है आपको यहाँ पे वही चीज़ें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जीएस 6 ही मेरा सबसे बेकार हुआ था, सबसे कम नंबर आए थे। मैंने आपको बताया भी था, शेयर भी किया था, तो इसीलिए मैं जीएस 6 पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। और बहुत ज़्यादा मटेरियल भी मार्केट में इसके हैं नहीं, क्योंकि बस एक ही बार पेपर हुआ है इसका 2023 वाला ही। तो भारत की पहली जो चीनी मिल है ये एक आप ये नहीं कह सकते कि आंसर की तरह है, बस टॉपिक है। जैसे चीनी उत्पादन के बारे में पूछा जा सकता है तो इसलिए ये टॉपिक इसमें है। तो भारत की पहली जो चीनी मिल थी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के प्रतापपुर क्षेत्र में 1903 में स्थापित की गई थी। आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, वैसे आप अपनी तरह से भी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पे लिखा हुआ है। हाल ही में उत्तर प्रदेश जो है महाराष्ट्र को पीछे छोड़ते हुए चीनी उत्पादन में पहले स्थान पर आ गया है। ये सब चीज़ें आप अगर थोड़ा सा करंट से रिलेट करेंगे या फिर रिसेंट में अगर कुछ आया होगा उसको भी आप डाल सकते हैं। उत्तर प्रदेश में चीनी उत्पादन की अगर समस्याएं पूछा जाए, क्योंकि समस्याएं, चुनौतियां, सुझाव यही सब पूछा जाता है एग्जाम में, तो भार ह्रास उद्योग होने के कारण किसानों को उचित लाभ नहीं मिल पाता। भार ह्रास उद्योग मतलब कि जो ये गन्ना अगर जहाँ पे उत्पादित हो रहा है वहाँ से चीनी मिलें अगर दूर रहती हैं तो उनको लेके जाना पड़ता है, तो उसमें जो है अलग से लागत आ जाती है। कुछ ऐसे उद्योग होते हैं जिसको जहाँ पे वो उद्योग लगे, मतलब जहाँ पे उसका कच्चा माल मिलता है वहीं पे वो लगाए जाते हैं, तो उसी टाइप का ये। इसके अलावा ये जो है परिवहन वगैरह की लागत इसमें लग जाती है। फिर चीनी मिलों द्वारा किसानों को समय पर भुगतान मिलना ना मिलना भी इसका एक कारण है, समस्या का कारण बनता है। किसानों को समय पर जो चीनी मिलें जो है गन्ने का जो भाव होता है वो देती नहीं है, मूल्य नहीं देती, या फिर मूल्य में देने में देरी करती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। गन्ने की उत्पादकता कम हो रही है धीरे धीरे, ऐसा देखने में आया है। और क्योंकि गन्ने को पानी की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो इसलिए भी जो है सिंचाई की भी अगर उचित प्रबंध नहीं होगा तो उसमें भी समस्या आ जाती है। एसएपी द्वारा घोषित मूल्य, जो कि राज्य सरकार द्वारा एसएपी मूल्य घोषित किए जाते हैं, एफआरपी से अधिक होने के कारण चीनी मिलों पर भार अधिक हो जाता है। एसएपी मूल्य जो होते हैं वो राज्य सरकार घोषित करती है, और एफआरपी मूल्य जो होते हैं अगर ये इससे ज़्यादा हो जाते हैं तो जो बीच का गैप रहता है उसको चीनी मिलों को भरना रहता है। तो चीनी मिलों को अगर ज़्यादा पैसा भरना पड़ता है तो उनके ऊपर ज़्यादा भार आ जाएगा। अगर ज़्यादा भार आएगा तो उनका जो है आउटपुट उतना अच्छा नहीं आएगा और चीनी मिलों को ज़्यादा फायदा नहीं होगा। तो ये भी चीनी से संबंधित जो है समस्या आती है। मूल्य निर्धारण में थोड़ा सा खामियां हैं, तो ये भी एक आप डाल सकते हैं। पुरानी चीनी मिल की मशीनरी हो गई, मशीनरी काफ़ी पुरानी हो गई, कोई आधुनिक जो चीज़ें हैं वो नहीं आ रही हैं, तो इसलिए भी ये भी एक समस्या का कारण बन सकता है। समाधान इसका कुछ है, जैसे रंगराजन समिति 2012 के प्रावधानों को लागू करना, जिसके तहत चीनी आयात निर्यात प्रतिबंध समाप्त करने हेतु ये एक प्रावधान आया था। समिति का नाम याद रखिए, रंगराजन समिति 2012 के तहत जो है यहाँ पर कुछ प्रावधान दिए गए थे, जिसमें चीनी की आयात निर्यात से संबंधित कुछ प्रतिबंध जो है उसको हटाने की बात की गई थी। गन्ना अधिनियम के तहत किसानों को 14 दिन के अंदर भुगतान आवश्यक है। एक अधिनियम आया था गन्ना अधिनियम, उसके तहत 14 दिन में ही भुगतान किया जाना है। तो इसको भी अच्छे से लागू किया जाए, इसमें पारदर्शिता रहे, इसके मतलब इससे जो है ये समाधान बन सकता है। कृषि प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा मिलना चाहिए। जो नई नई टेक्नोलॉजी आती है कृषि से रिलेटेड उसको भी बढ़ावा मिलना चाहिए। गन्ना सिंचाई हेतु तो आधुनिक सिंचाई पद्धति का प्रयोग होना चाहिए, या फिर जहाँ पर गन्ना से संबंधित अच्छी मिट्टी पाई जाती है, अच्छी क्लाइमेट कंडीशन पाई जाती है, वहाँ पे अगर सिंचाई की अच्छी व्यवस्था नहीं रहती तब भी ये समस्याएं आती हैं। चीनी उद्योग को एथेनॉल उत्पादन से संबद्ध करते हुए इसके उत्पादन में संपोषणीयता लाने की आवश्यकता है, ताकि दोहरे लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। चीनी उद्योग या जो खोई निकलती है से उससे एथेनॉल बनता है। एथेनॉल जो पेट्रोल में मिक्स किया जाता है, जिससे जो एमिशन होता है वो कम होता है, जो कार्बन उत्सर्जन होता है वो कम होता है। तो जो चीनी मिलें हैं उनको जो है 2 काम करने पे यहाँ पे मतलब दोहरा लक्ष्य अगर रखा जाए सरकार की तरफ से, एथेनॉल उत्पादन में कुछ सब्सिडी वगैरह दी जाए। वैसे बहुत सारी चीज़ें अब चल रही हैं, नई नई आ रही हैं, लेकिन ये एथेनॉल उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाए अगर चीनी मिलों के द्वारा, तो चीनी मिलों को ऐसे उनको जो है अलग से कुछ वित्तीय सहायता दी जाए इसके लिए, तो ये जो है एक अच्छा प्रोसेस हो सकता है आगे बढ़ने के लिए, उन चीनी मिलों को आगे बढ़ाने के लिए भी।
तो आप ये सब कुछ सुझाव डाल सकते हैं, आप अपने भी सुझाव डाल सकते हैं इसमें, अगर आपको कोई चीज़ें समझ में आए कि आप ये चीज़ डाल सकते हैं। रिसेंट में कुछ आई होगी या रिसेंट की कोई घटना रहेगी, जैसे विजन IAS वगैरह की जो बुक होती है उसमें कुछ कुछ करंट से रिलेटेड, इस तरह से उद्योग से रिलेटेड चीज़ें आती रहती हैं, तो उसमें आप कुछ पॉइंट वहाँ से भी उठा सकते हैं। विज़न वाले आपको जो मंथली वाला है वो आपको मेंस वाले ही ग्रुप में भेज दिया जाता है, जो करंट अफेयर आती है। अब यहाँ पर भूमिगत जल से रिलेटेड क्वेश्चन अभी 2023 में ही आया था, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन है ये। उत्तर प्रदेश में भूमिगत जल से संबंधित जो समस्याएं वगैरह थी, ऐसा ही एक क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल विभाग की एक रिपोर्ट आई थी, जिसके अनुसार राज्य में 47 जिले जो हैं गंभीर भूजल दोहन की श्रेणी में शामिल हैं, तो वहीं 15 जिले जो है अत्यधिक भूजल दोहन के संकटग्रस्त श्रेणी में पहुंच चुके हैं। 15 जिले संकटग्रस्त में हैं और ज़्यादा गंभीर समस्याएं 47 में है, 15 में ज़्यादा है। बस ये चीज़ है, इससे आप शुरुआत कर सकते हैं क्योंकि ये रिसेंट की रिपोर्ट है। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिखा सकते हैं किस एरिया में अच्छा सा मतलब बहुत ज़्यादा सूखा है। ये बुंदेलखंड वाला एरिया एकदम भूजल स्थिति अति गंभीर है। इधर वाला जो एरिया है यहाँ पे नहर नलकूप से निर्भरता है थोड़ा। सर्वाधिक भूजल दोहन इधर हो रहा क्योंकि इंडस्ट्री वगैरह इधर है। अब यहाँ पर जो समस्याएं हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में भूजल समस्याएं, तो नदियों का प्रदूषण व उनके प्रवाह में कमी। नदियाँ प्रदूषित होंगी तो जो भूमिगत जल है वो भी प्रदूषित होगा क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र में अति भूजल दोहन, औद्योगिक क्षेत्र में, इंडस्ट्रीज में और कृषि में भी सिंचाई के लिए अति जल दोहन होता है। कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जल दोहन होता है। फिर बिजली पर सब्सिडी से भूजल दोहन में वृद्धि। बिजली पर अगर सब्सिडी दी जाती है तो सिंचाई जो है अंधाधुंध होने लगती है कभी कभी, और इतना मतलब परवाह नहीं रहती है कि बिजली के पैसे देने हैं, और भूजल जो है खराब होता है। अत्यधिक सिंचाई से जल लवणता में वृद्धि होती है। अगर ज़्यादा पानी पृथ्वी से निकाल लिया जाएगा तो जो जल बचेगा उसमें लवणता ज़्यादा होगी, सैलिनिटी उसकी बढ़ जाएगी। जल संरक्षण के प्रति उदासीनता के कारण भी घरेलू उपयोग में अति दोहन होता है। घरेलू उपयोग में जो पानी का टैप खुला हुआ छूट गया या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, पानी ऐसे फेंका जाता है घरों में भी, तो ये उदासीनता के कारण होता है। जल संरक्षण के प्रति उतना जागरूकता नहीं रहती, तब ऐसा होता है। प्रदेश में कई जिलों में जल विषाक्तता है, जो आर्सेनिक वगैरह कई जगह पे पाए जाते हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब कुछ और चुनौतियां, जैसे भूजल में भारी धातुएं और जीवाणु पाए जाते हैं कहीं कहीं पर। जल जो है राज्य सूची का विषय होने के कारण एकीकृत प्रयास की कमी है, केंद्र और राज्य सरकारों का आपस में समन्वय नहीं हो पाता है। इसके अलावा भूजल पर अति निर्भरता जो है, विकल्प बहुत कम है, भूजल पे ही ज़्यादा निर्भरता है, और बाकी वर्षा जल संचय वगैरह में उतना कोई ध्यान नहीं देता है। जल भंडारण में खामियां हैं, भंडारण नहीं किया जाएगा तो जो भूमि का जल है वही हम निकालेंगे। तो ये सब कुछ समस्याएं हैं। संरक्षण के प्रयास क्या क्या है, तो भूजल सप्ताह आयोजन होता है जिसके तहत जागरूकता फैलाई जाती है। भूजल नियमावली 2020 को लागू किया गया, और ये किस अधिनियम के तहत, तो ये अधिनियम आया था 2019 में और नियमावली 2020 में आई थी। अमृत सरोवर योजना भी एक चलाई जा रही है जल संरक्षण से संबंधित। कैच द रेन अभियान आपने सुना होगा, वर्षा जल संचयन से संबंधित है ये। बांदा जिले में जखनी मॉडल एक अपनाया गया जिसमें जल संरक्षण को बढ़ावा दिया गया है, तो ये भी आप कुछ उदाहरण ऐड कर सकते हैं। कुछ सुझाव अपने भी दे सकते हैं अगर उसमें मांगा गया है तो, या फिर आप वैसे ही निष्कर्ष में थोड़ा अपने सुझाव दे सकते हैं। तो जन सहभागिता बढ़ाकर संरक्षण किया जा सकता है। भूजल संरक्षण को प्राथमिक शिक्षा से जोड़ा जा सकता है। बच्चे बचपन से भूजल के बारे में थोड़ा सा जागरूक रहेंगे तो जो चीज़ें हमें बचपन में सिखाई जाती है वो हम जिंदगी भर फॉलो करते हैं, ऐसा एक टेंडेंसी होती है हमारी। फिर तालाब कुएं आदि का कायाकल्प, जो पुरानी मतलब जल से संबंधित जो भी चीज़ें थी उनको संरक्षित करना, उनका कायाकल्प करना, पुनर्जीवित करना, ये सब चीज़ें हैं। भूजल आंकड़ों से संबंधी ऐप जारी करके जागरूकता बढ़ाना, ये ऐप वगैरह जारी करके भी थोड़ा आधुनिक करके उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी जागरूकता बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि आजकल सभी के पास फ़ोन है तो थोड़ा बहुत इससे भी लाभ मिल सकता है। तो ये इतनी चीज़ें हैं, बाकी आप निष्कर्ष में कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो अभी ये GS 6 के टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, तो सभी टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़िएगा, मेंस में आपको बहुत हेल्प करेगा ये। और ये सभी नोट्स वगैरह आपको यूपी पीसीएस आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में मिल जाएगा। बाकी प्री के भी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए यूपी पीसीएस प्री आरओ या दोनों का कंबाइन ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं। बाकी के जो सब्जेक्ट वाइज नोट्स हैं, PYQs हैं, टेस्ट हैं, वो आपको उसमें मिलते हैं। तो यही नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके ही आपको डिटेल मिलेगी, प्रॉपर्ली पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।